नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजा है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में नेशनल हेराल्ड नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। यह नेशनल हेराल्ड प्रकरण ये है कि जिसमें कांग्रेस के दिग्गजों पर आरोप है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए हैं, जिसमें नेशनल हेराल्ड से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को दी गई संपत्ति गैरकानूनी रूप से यंग इंडिया लिमिटेड में शामिल कर दी गई, जबकि यंग इंडिया लिमिटेड कोई जर्नल या न्यूज़पेपर नहीं था। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से उर्विस कंथारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ वासुदेव पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। यहाँ पर सबसे पहले दीपचंद जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अगर ईडी के नोटिस की बात करें तो कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में ये लिखा गया कि जब कांग्रेस अंग्रेज हुकूमत के अत्याचारों से नहीं डरी तो ईडी का नोटिस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की हिम्मत को क्या खाक तोड़ पाएगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। जी आदरणीय जल्पा जी, अंग्रेजों की हुकूमत से लड़ने के लिए इस अखबार की शुरुआत की गई थी जी। और इस अखबार की वजह से दहशत थी जल्पा जी की इस पे बैन लगा दिया गया था। जो आपने भी बताया कि ट्विटर पे जो है बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस जब अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से नहीं डरी तो ईडी की इस छापेमारी से भी नहीं डरेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा जल्पा जी, जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, कानून को अपना काम कर लेना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की सरकार है उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तमाम एजेंसियों को अपने हाथों का खिलौना बनाए हुए हैं। विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स काम कर रही है। ऐसा लग रहा है भारत में सारा विपक्ष बेईमान हो चुका है। अगर दूध के धुले हुए हैं तो है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जल्पा जी, आज समय यह है कि को संतुष्ट उनको मत करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट होगी तो आप ईडीआई, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड से आप बच जाओगे। मैं आपको स्पष्ट और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, जो 2014 से पहले इस केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2015 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने अपनी सत्तारूढ़ सरकार को उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो उस समय के पदाधिकारी थे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको हटाया और उनको निरस्त किया और अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग करके उन पर दबाव डाला। और 7 साल के बाद अब ये ईडीआई ने दोबारा इनको नोटिस दिया है। चलो, ईडीआई ने नोटिस दिया है, हम संविधान का भी सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान और मर्यादा पे भरोसा रखती है। लेकिन मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहूंगा, जो नेशनल होल्ड आरोप लगाया गया है ये एक तरह से मनगढ़ंत और काल्पनिक है जी। क्योंकि आरोप राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और उसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला जल्पा जी ये बनता भी नहीं है, क्योंकि कोई संपत्ति या कोई पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। लेकिन जो आज क्या देखा गया कि जब चुनाव आते हैं, जब विपक्ष पार्टी इन पे हैवी होती है तो उनको उनकी मतलब प्रतिष्ठा को डैमेज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ईडीआई, सीबीआई का मतलब उनका प्रयोग किया जाता है। हमने देखा यूपी के अंदर भी देखा, अभी देखा हमारे कई नेता ऐसे हैं जो ईडीआई, सीबीआई के डर से आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये हमारा कैरियर खराब कर देंगे। उस पर तौर से पहले अशोक के पर भी इन्होंने ईडीआई लगाई थी।
शरद पवार जी के ऊपर भी इन्होंने ईडीआई लगाई थी और वीरभद्र जी के ऊपर भी उन्होंने ईडीआई लगाई थी। उस पर तथ्य क्या निकलता है जलपा जी, जब जांच और पड़ताल होती है, जब सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में केस चलता है, तो इनके पास तथ्य नहीं होते। सिर्फ ये उस आज इन्होंने क्या करा है कि माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी की इमेज को, डैमेज को मतलब परेशान करना और उनको मतलब गलत दिखाने की इन्होंने कोशिश करी है। जी, आपके और यहाँ पर मैं आना चाहूंगी उर्विश जी, क्योंकि यहाँ पर सुरजेवाला का भी एक बयान सामने आया। सबसे पहले तो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी उर्विश जी, यहाँ पर तो रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि तानाशाह डर गया है। जी, राजकीय बयान आने लगे हैं आज जी, क्योंकि एक संवैधानिक कार्यवाही हो रही है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को इंक्वायरी के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, बुलाया है। तो अभी इंक्वायरी होगी, जो भी उनका जो क्वेश्चनिंग का रिस्पांस होगा उसके हिसाब से वो लोग अपने फाइंडिंग्स कल्टीवेट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो भी बयान आज आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने करवाया, भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, एक संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है। उसमें कोई कैबिनेट ने नहीं डिसीजन लिया है, कोई संसद ने नहीं डिसीजन लिया, प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन नहीं लिया है। ये 2012 से ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। वो इनकम टैक्स के एपेलेट ट्रिब्यूनल में होके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के परव्यू से आज एक इंक्वायरी के लिए समन भेजा गया है। तो उसमें राजकीय बात आप क्यों लाते हो? आप ऐसी बात करते हो जैसे कि कोई राजकीय व्यक्तित्व है तो वो संविधान से पर है। तो आप कहते हो कि संविधान का हम सम्मान करते हैं और हम अपीयर करने वाले हैं, तो ठीक है, हम भी इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन हो जाने दो ना। हम अभी जजमेंट क्यों दे रहे हैं? जी, आपके और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। सभी आरोप है कि हेराल्ड की संपत्ति को अपने निजी हक में लेकर उसे यंग इंडिया के उसमें गैर मालिकाना अधिकार जाहिर कर दिए और इसका इस्तेमाल किया गया। ये सारे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अचानक से ये ईडी का समन मिलना इतने साल बाद। हम आपको सुन नहीं पा रहे ज्योति जी। जी नहीं, हम आपको नहीं सुन पा रहे। हम आपको सुन नहीं पा रहे। वासुदेव जी, आपके और यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ईडी के समन का मामला हो, तो जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने भी भाजपा पे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा पर अपने राजनीतिक जो विरोधी है उनको डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की वो कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जिस तरह से आक्षेप प्रति आक्षेप हो रहे हैं, जी, सत्ता पक्ष विपक्ष को कहता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को कहता है। मैं गत 40 साल से ये सुनता आ रहा हूं। सरकार में सत्ता पक्ष विपक्ष में गया, विपक्ष सत्ता पक्ष में आया, ये सारी घटनाएं घटती रहती है। फिर भी जी,
ये कहा जा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जब कांग्रेस शासन में थी तो बीजेपी वाले कहते थे, अब बीजेपी शासन में आएगी तो जी कांग्रेस वाले कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इस व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं करते? जितने भी गलत आरोप लगाए हैं, तो गलत आरोप लगाने वाले को सीआरपीसी के तहत 9 साल की सजा हो सकती है। तो हमारा जो न्यायालय है, न्याय तंत्र है, इनका जज है, वो क्यों नहीं ये कर रहा है? और ये सारी चीजें आरोप लगा दिया। आरोप लगाने वाला तो कहीं भी घूम लेता है, और जितने आरोप है उनको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता है कि ये आरोप जी गलत है। तो ये जो व्यवस्थाएं बनी है, इस व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। इन लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आ रहा है? ये कंप्लेंट पहले से हम सुनते आ रहे हैं। तो आपको जब शासन व्यवस्था में सत्ता पक्ष जब पक्ष की भूमिका में जाता है और विपक्ष सत्ता पक्ष में आता है, तो उसी समय पर जिन व्यवस्थाओं से विपक्ष को दबाया जा रहा था, विपक्ष को डिमोरलाइज किया जा रहा था, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर सुधार क्यों नहीं करते? हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जी साधारणतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्था है वो विकेंद्रित होती है और जनता की सहभागिता होती है। हमारी व्यवस्थाओं में न विकेंद्रितता है, न जनता की सहभागिता है, और तो और न पारदर्शी व्यवस्थापन है, न जवाबदेही है। यदि ये जवाबदेही व्यवस्थापन होता, मान लीजिए कि एक जी आरोप सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो बहुत लोगों पर अगले चरण में भी लगाए हैं, ये नहीं मालूम कि कहीं किसी को भी एक बार सजा हुई हो। तो स्वामी जी जो आरोप लगा रहे हैं, यदि ये सही है तो सजा होनी चाहिए, यदि गलत है तो स्वामी जी को सजा होनी चाहिए कि क्यों आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो। सारी व्यवस्थाओं का एक तो कुल मिलाकर ये जो व्यवस्थाओं का दोष है, मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं का दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसका जो इसको कहते हैं ना जवाबदेहिता, जी न अधिकारियों की जवाबदेहिता प्रजाजन से है, न न्यायाधीश की जवाबदेहिता सिस्टम से है। तो जिनकी जवाबदेहिता बनती है और वो पालन नहीं करता है, तो इनको सजा नहीं हो रही है। और तो और आप प्रावधान कानून में प्रावधान कितने प्रावधान लोग एकत्र होकर जज को अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी सीपीआरसी में प्रावधान है। और बॉम्बे में हाई कोर्ट के जो जी चीफ जस्टिस थे, जो अभी रिटायर हो चुके, इनको अरेस्ट करने के लिए 10-15 वकील पहुंच गए, इनके डैश पर पहुंच गए और आदेश भी बजाया, पुलिस को बुलाया, ठीक है, बाद में सबको छोड़ दिया। पर लेकिन बाद में जब ये रिटायर्ड हुए तो 250-250 वकील, 250-300 वकील एकत्र हो गए उनको अरेस्ट करने के लिए कि हमारा अधिकार है। तो जी जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, संविधान के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जी संविधान में जो चीज जवाबदेहिता वाली नहीं है, इसलिए पावर के आधार पर डिले, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिशनरी पावर के आधार पर जो प्रशासन चला रही है, न्याय व्यवस्था चला रही है, इस व्यवस्थाओं को जवाबदेही यदि बना लिया होता, जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस का शासन था, जब वाजपेयी जी बड़ा प्रधान बने, बीजेपी का शासन गया, पहले मुरारजी भाई का भी आया था ना, उसी समय पर आप विपक्ष वालों ने सुधार करने की आवश्यकता थी, क्योंकि आप सीबीआई, ईडी से, इनकम टैक्स से पहले परेशान हो चुके हैं। तो अब ये परेशानी दूर हो जाए इसलिए, लेकिन आज जो कानून बन रहे हैं, गुजरात में जितने भी कानून राज्य विधानसभा बना रही है, आप देखिए सारे कानून इतने इतने साधारण व्यक्ति को जी परेशान करने के लिए कानून बन रहे हैं। अगले चरण में जो इस सत्ता में नहीं होंगे बीजेपी वाले, तो कांग्रेस वाले इनको इसी कानून से परेशान करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि सत्ता पक्ष को समझकर ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था में आप सुधार कर दीजिए। जवाबदेहिता, कानून तो है, प्रावधान है, लेकिन जवाबदेहिता जिन तंत्र पर होनी चाहिए, उस तंत्र है तो ले आम कुछ भी कर रहा है ना, इसको कुछ हो रहा है, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसीलिए ये जो अब जो आज डिबेट चल रहा है ना, यही डिबेट है। डिबेट 20-25 साल पहले भाजपा वालों के लिए भी हम कर रहे थे, आज कांग्रेस वाले के लिए कर रहे हैं। तो कोई भी चीज लोकतांत्रिक, इतना बड़ा 140 करोड़ आबादी वाला लोकतंत्र देश है, उस देश में आप व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं कर रहे हो? जो भी सुधार हो रहे हैं तो कानून है वो सख्त बना रहे हैं। तो जितना कानून सख्त बनेगा, इतना तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा।
कि कानून को दिखाकर तो भ्रष्टाचार हो रहा है देश में। अधिकारी करता क्या है, बता रहा है ये कानून है, आप है ये कानून के जरिए देखकर आप पैसे दे देते हो और वो आपकी फाइल पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में बदलाव यदि कर देते हैं तो ईडी सीबीआई जो जो अधिकारी लोग हैं आजकल तो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। न्यायालय में, न्याय तंत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी सोच के बाहर है। इसलिए इस देश को एक बार जो व्यवस्थाएं हैं विकेंद्रित और जन भागीदारी वाली चाहिए और व्यवस्थापन में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहिए। यानी ये जो आज के जो है व्यवस्थापक जो है जिसको हम संचालक कहते हैं, एमएलए या तो सरकार, इन पर कोई नियामक होने चाहिए और नियामक के ऊपर नियंत्रक भी चाहिए और नियंत्रक को यदि रिकॉल करने का काम मतदाता कर सकते हैं तो कुल मिलाकर जवाबदेही बनती है। और आज जो डिस्क्रिशनरी के आधार पर जो मिल रहा है, इनके बजाय इनको नीति, नियम, कानून इनके आधार पर काम करना पड़ेगा तो तुरंत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो ये व्यवस्थाओं में यदि बदल होता है तो मुझे लगता है कि आज जो हुआ है, जो हो रहा है, हमें देखने के लिए उसके लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी ज्योति जी, आप की ओर आना चाहेंगे? आवाज अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी अच्छा, ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, तो ये न्यूज़पेपर की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए, और यही बात का जिक्र अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने भी किया। तो लेकिन उस वक्त कांग्रेस जो थी वो पूरी देश के लिए काम कर रही थी और अंग्रेजों के सामने लड़ना था। अब ना तो सामने अंग्रेज है और ना ही वो पहले वाली कांग्रेस रही है। अब अगर आप बताओ कि कोई पक्ष में कोई नेता जब भ्रष्टाचार करता है तब उनके अध्यक्ष उनको बर्खास्त कर देते हैं, उनको राजीनामा देने के लिए मतलब कहा जाता है। लेकिन जिस पार्टी में खुद अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उसे कौन कैसे कहेगा? अब ये बहुत कॉमन है। अब लेकिन सच्चाई की अपनी खुद की निर्भयता है। अगर आप सच्चे हो तो फिर डर किस बात का है? सामना कीजिए। और वैसे भी देखिए, ईडी हो या कोई भी सीबीआई हो या कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, बिना पुख्ता सबूत के कोई ऐसे ही कोई हाथ नहीं डालता है। और खास करके कोई ये कोई टूटे मुच्चे नेता नहीं है कि जिन पे यूं ही जाके हाथ डाल दिया जाए बिना पुख्ता सबूत के। बड़े नेताओं तक तो मतलब जाया भी नहीं जाता है उनके अधिकारियों से, ये हम सब जानते हैं। तो फिर अगर धुआं है तो कहीं आग तो है। तो और ये साल अगर सालों से ये केस चल रहा है और अभी तक उसका वो नहीं आया, मैं बेशक कह रही हूँ कि इसमें बीजेपी भी राजनीति कर रही है। राजनीति इस तरह से कि 8 साल हो गए अभी तक कांग्रेस के गांधी परिवार में से इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं, अभी तक ना केस चला ना सजा हुई। तो ये बीजेपी भी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है इन केसों को, सिर्फ उन्हें दबाव में रखने के लिए। क्या मंशा है उन्हें सजा दी जाए? क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि केस उछाले जाते हैं, समय समय पर लगाए जाते हैं, लपेटे जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी बड़े नेता को इस तरह की सजा हुई हो। लालू यादव जैसे कुछ इक्का दुक्का वो है, एक्सक्लूसिव है, लेकिन उसके अलावा आज तक किसी नेता को भ्रष्टाचार के मामले में सजा नहीं हुई। तो क्या मतलब भ्रष्टाचार के मामले में काम करने की नीयत होती है या सिर्फ इसे हथियार बनाया जाता है विपक्ष को दबाव में लेने के लिए? क्योंकि जब 2014 में जब एंटी इनकमेंसी थी और लोगों में गुस्सा था, गांधी परिवार ने काफी भ्रष्टाचार किए हैं, तो फिर अभी तक उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई? जिस तरह अयोध्या मंदिर का मामला सुलझाया, कश्मीर का मामला सुलझाया, तो फिर ये मामले अब तक क्यों नहीं सुलझाए गए? बीच में रॉबर्ट वाड्रा का भी केस उछाला गया था, फिर वापस उसे दबा दिया गया है। इसी तरह हम देखें तो गांधी परिवार ने बहुत सारे ट्रस्ट बना बना के दिल्ली में काफी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, और इन सब ट्रस्टों को बनाने के लिए और इन सब कई सारे कानून भी ताक पे रख दिए गए हैं।
और अपनी मतलब उस वक्त लोग इसीलिए गुस्सा हुए थे, और अभी तक अगर उसकी वापसी नहीं हो रही है कांग्रेस की, तो उसकी जड़ में ये भी है कि गांधी परिवार के अगेंस्ट लोगों में बहुत गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस उससे बाहर नहीं निकलना चाहती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस वक्त तो किसी ओहदे पे भी नहीं थे, फिर भी उनको अलग अलग बंगले दिए जाते हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है सारे टैक्स पेयर्स के पैसे से। तो क्या एक परिवार एक बंगले में नहीं रह सकता है? उस वक्त भी दिल्ली में 3-3 4-4 बंगले थे गांधी परिवार के पास जब वो सत्ता में थी। तो इस तरह से अगर लोगों को मतलब आप वो करना चाहते हो, अगर दाखला बिठाना चाहते हो, तो फिर जरूरी है कि ये भ्रष्टाचार के मामले चले और उसमें सजा भी हो। लेकिन हाँ, ये भी तैयारी, जैसे वासुदेव काका ने कहा कि पूरी सिस्टम को अब सुधारने की जरूरत है, क्योंकि फिर ये खेल बन जाता है, क्योंकि आज बिना भ्रष्टाचार के कोई नेता हो, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, हम देखते हैं कि अगर एक सरकार आती है दूसरी जाती है, तो पिछली वाली सरकार के कांड निकाले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अंदर अंदर मिली भगत सबकी होती है, किसी को सजा नहीं होती है, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें पूरा अंदर सच्चाई सामने आए लोगों के, और बिना सबूत के तो इन एजेंसियों ने हाथ नहीं डाला होगा। तो फिर सजा भी हो, ताकि सारे नेताओं में भी ये संदेश जाए कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो सजा हो सकती है। क्योंकि आजकल तो ये कहा जाता है कि अगर आप नेता बन गए हैं, आपके भ्रष्टाचार पेपर में आने तक सीमित रहते हैं, आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो अगर मतलब जिस तरह दीपचंद जी ने कहा कि हमारे बहुत सारे नेता ईडी के डर से चले गए हैं वहां पे, तो उन्होंने कुछ तो ऐसा काम किया है ना कि उनकी फाइलें अगर सरकार के पास है, और राजनीति में कोई किसी को बख्शता नहीं, तो फिर साफ सुथरी राजनीति क्यों नहीं हो सकती है? एक सिस्टम ट्रेंड में लाने की जरूरत है, पारदर्शिता जहां हो। लेकिन यहाँ पे तो अब सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही हमारे नेताओं में व्याप्त हो गया है कि बस उसे कैरियर के तौर पे लिया जाता है राजनीति। तो ये सारा जब तक है, हमारा देश उबर नहीं पाएगा। हम कितनी ही चाहे बातें कर ले, लेकिन सच्चाई में फिर हमारा देश बहुत धीमी गति से प्रगति कर रहा है, जहां तक उसको अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। इन भ्रष्टाचारों के चलते ही नहीं पहुंच पा रहा है। जलपा जी। जी, आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूँगी, क्योंकि पूरे मामले को अगर समझते हैं तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि नेशनल हेराल्ड को जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के हवाले कर दिया गया, और माली हालत बहुत ख़राब होने के कारण इनके एम्प्लॉय की तनख्वाह देने के लिहाज से भी कांग्रेस सरकार ने एजेएल को 90 करोड़ का कर्जा दिया था, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़े कर्जे के बाद भी नेशनल हेराल्ड है वो शुरू नहीं किया गया। आदरणीय जलपा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो अभी आपने कहा कि 90 करोड़ दिया गया, जी, जहां कोई पैसा या संपत्ति का स्थानांतरण नहीं हुआ तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं है। अगर इस तरह का आपके पास अगर तथ्य है तो मैं स्पष्ट तौर से कहूंगा कि उनकी जांच होनी चाहिए। जी, लेकिन इनके पास तथ्य नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि नेशनल हेराल्ड के लगाए हुए जो आरोप है वो मनगढ़ंत है और काल्पनिक है। लेकिन आज अभी जिस तरह मेरे वासुदेव भाई ने कहा कि अगर वो गलत है या जो इस तरह के एफआईआर लगाता है तो उनपे भी केस होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वासुदेव जी, जब संविधान 19A के अंदर हमें बोलने का अधिकार है और कहने का अधिकार है, हम कहते हैं, लेकिन आज ये कहीं ना कहीं हमला जा रहा है। आज सत्ताधारी सरकार से सवाल पूछने पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो कौन हिम्मत दिखाएगा कि सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में कोई भी उसके खिलाफ बोले? कोई नहीं बोल सकता। आज जितने भी मुद्दे हैं राजनीतिक पार्टी के, कोई सी पार्टी बता दी जलपा जी जो जमीन स्तर पे काम कर रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, जो कोई सी भी पार्टी बता दी, एकमात्र ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो जनमानस के मुद्दे उठा रही है। आज देश पूछ रहा है रोजगार का समाधान दे दीजिए, देश पूछ रहा है समर्थन मूल्य
का कानून बना दीजिए। देश पूछ रहा है कि रोजगार जो युवा जो रोजगार मांगे उसको रोजगार दे दीजिए। आज रुपया इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है, डॉलर बढ़ता क्यों जा रहा है, ये जितने भी कारण है ये कौन उठा रहा है? ये कांग्रेस पार्टी उठा रही है। इसलिए नाकामी को सत्ताधारी सरकार अपनी नाकामी को के लिए आज तानाशाह खुद फड़फड़ा रहा है और कांग्रेस पार्टी नहीं और सीना ठोक कर ईडी का सामना करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा जलपा जी, ये छापेमार और ये ईडी सियासी प्रयोग होता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे यूपी में हो चाहे देश में हो, वो नतीजे पे नहीं नजारों पे विश्वास करती है, वो तरक्की पे नहीं तमाशों पे विश्वास करती है, वो उपलब्धियों पे नहीं उन्माद पे विश्वास करती है। दूसरों के किए हुए कामों को उनके नामों को बदलकर तालियां बटोरने में विश्वास करती है। और चुनाव से पहले आपने जो उद्घाटन और शिलान्यास की बात देखी कि फीते काटने का काम करती है। आज अनुमन निकम्मी नकारा विफल सरकार होती है जिन्हें साम दंड भेद के लिए कुछ और हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और ये सारे हथकंडे में से दो महत्वपूर्ण हथकंडे जलपा जी, पहला विफलताओं की डाल बना के धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक को बढ़ावा देना। जब आज देश में देख रहे हैं क्या है, हिंदू मस्जिद ज्ञानवापी चल रहा है और जब इस तरह के मुद्दे होते हैं जलपा जी, मैं अपनी जिम्मेदारी से ये बात कहूंगा कि जब इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं छिड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की संपत्ति या हमारे देश का उपकरण को बेचने की कोशिश होती है, वो उपकरण बिक चुका होता है। दूसरा, छापेमारी द्वारा विरोधियों की क्षमता को कम करने के लिए, उनके आत्मविश्वास को कम करने के लिए ईडीआई, सीबीआई, आईडी की छापेमारी करवाते हैं। चुनाव से पहले हमने देखा अशोक गहलोत जी के पे भी इतने इन्होंने छापेमारी करवाई, शरद पवार जी पे भी चुनाव से पहले करवाई, कमलनाथ जी पे भी करवाई और वीरभद्र। अब उसका इलेक्शन आ रखा है और मैं इसलिए उनको पता है कि आज हमारे सामने कोई टकरा है तो कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार है। इसलिए गांधी परिवार की इमेज को डैमेज करने और माननीय सोनिया की इमेज को डैमेज करने के लिए ये सारा हथकंडा अपनाया गया है। अगर इनको कांग्रेस पार्टी देश के संविधान में भरोसा रखती है, अगर वो इनको बुलाते हैं तो माननीय सोनिया गांधी ने स्पष्ट कहा है कि वो ईडी में जाएंगे 8 जून को, उन्होंने स्पष्ट तौर से बोला। अगर ऐसा अगर राहुल गांधी जी की बात है, अगर राहुल गांधी जी अभी अगर वो होंगे देश में तो वो भी जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो वो तारीख आगे की लेंगे। लेकिन उन्होंने ईडी में जाने के लिए अभी तक मना नहीं करा, वो साथ उनको तालमेल कर रही है, उनको मतलब हर चीज से सपोर्ट कर रही है। अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो हमारे पे सवाल उठने वाजिब होते। लेकिन आपने जो बात बताऊं, कोरोना काल के अंदर पप्पू यादव ने क्या करा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भ्रष्टाचार थे, जो उनकी एम्बुलेंस थी वो भ्रष्टाचार में चल रही थी, उसको उजागर करा। उसके ऊपर उन्होंने उसके 20 साल पुराने केस खोल दिए और उनको पप्पू यादव को अंदर डाला गया। आप बोल रहे हो कि कोई भी आम आदमी जाकर सत्ता दलाल कुछ भी बोल सकते, जब एक किसान से आम आदमी कहां से होगा जलपा जी, आप मुझे जवाब दीजिए। जी आपकी और अभी यहाँ पर उर्वी जी आना चाहूंगी, क्योंकि भाजपा की बात करें तो उन्होंने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना ताका। अगर जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने कहा कि चार्जशीट के खिलाफ वे कोर्ट नहीं गए बल्कि जमानत मांगने गए, मतलब कि वे दोषी है। शिल्पा जी, इस देश में काफी गंभीर समस्या है और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राजकीय नेतृत्व कोई आर्थिक अपराध में कोई जुडिशियल प्रोसीजर चल रहा हो तो वो सरकार काम ना करे, क्योंकि वो बड़े दिग्गज नेता है। हमारे बातों का सूर ये निकलता है कि आपके पास बहुत समस्या है, लेकिन ये जो है वो समस्या नहीं, ये भी तो समस्या है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत कब मनी लॉन्ड्रिंग बनता है वो एस्टैब्लिश करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो बुला के बात करके वो सही इंफॉर्मेशन लेता है। अगर नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग तो ठीक है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग है
तो किस प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग है, उनके भी प्रकार होते हैं, 3-4 प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग है। ये अनैतिक अधिग्रहण का मामला भी हो सकता है और भी मामले हो सकते हैं कि जब आप 2000 करोड़ की संपत्ति जो है उसके अधिग्रहण के लिए आप अनैतिक रास्ते पे आते हो, तो इसका एस्टैब्लिश करने के लिए इंक्वायरी हो रही है। तो उसमें हम और समस्या, सभी देशों में, विश्व में सब जगह समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समस्या पे काम नहीं करें। जी, आपकी और यहाँ पर वासुदेव जी आना चाहूंगी। मूल मुद्दा वही है कि हर एक पक्ष है वो आक्षेप प्रति आक्षेप तो होते हैं, कहीं मामला दर्ज भी होता है, चलता भी है, हम तो जमानत तक देख लेते हैं। लेकिन प्रश्न आम आदमी के मन में ये भी उठता है कि अगर ये भ्रष्टाचार के आरोप सही है या इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो क्या इतनी इजीली जमानत मिल जानी चाहिए, या फिर प्रश्न ये भी उठता है कि जब इतने बड़े आरोप लगते हैं, अगर वो आरोप झूठे हैं तो फिर आगे क्या? देश की जो न्याय व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, 6 करोड़ केस पूरे देश में पेंडिंग पड़े हुए हैं, गुजरात में 15 लाख है। इतनी बड़ी संख्या में केस पेंडिंग है, फिर भी न्याय तंत्र की व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। या तो ये पेंडिंग केस हो रहे हैं तो जो ड्यूटी जज अपने दे रहे हैं, जिनके आधार पर यदि ये सही नहीं ड्यूटी कर रहे हैं, इसकी वजह से होता है, तो जज को आप दंडित करिए। वैसे भी संविधान में जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, कितने ही अधिकार जजों के हैं। ऐसा नहीं है कि जज यानी कोई कोर्ट है इसलिए भगवान का स्वरूप है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जन साधारण सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बार बार कह चुके हैं कि न्याय के लिए कोर्ट की ओर देखना छोटे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा पाप है। आप छोटा व्यक्ति कोर्ट की ओर देख ही नहीं सकता, यदि देखा तो वो बर्बाद हो जाएगा, न्याय कभी नहीं मिलेगा। जब ये जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कर रहे हैं, सीजीआई भी बार बार निवेदन कर रहे हैं, इन व्यवस्थाओं में कोई सुधार चाहिए, वहीं पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। और तो और जो कानून है उनको लागू करने के लिए इनकी जवाबदेहिता ही नहीं बन रही है। तो साधारण व्यक्ति आज देश में परेशान इसलिए है कि इनकी समझ में जो प्रेस में आता है, मान लीजिए कि 14 के पहले जितने भी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे, 2G वाला मामला ले लो, कोयला वाला मामला ले लो, एक भी जगह एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुए, 7 साल 8 साल तो चले गए। उन लोगों को ही लगता है कि सही अर्थ में एक है वो भ्रष्टाचार का केस है कि नहीं। होता क्या है इसमें, मान लीजिए कोयला वाली बात है, कोयला वाली बात में जो रॉयल्टी के आधार पर जो दिए जाते हैं, तो इनमें 2 धारणाएं हैं। एक धारणा ऐसी है कि यदि हम कम रॉयल्टी से कोयला निकालने के लिए परमिट किया जाए तो ये कोयला बाजार में कम कीमत पर जाएगा, फिर बाजार में कोयले के आधार पर जो प्रोडक्शन बनती है, जो सेवाएं बनती है, वो सस्ती रहेगी, तो अपने आप नागरिकों को ये सुविधा ठीक मिलेगी। वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि नहीं, रॉयल्टी तो पूरी लेनी चाहिए। मान लीजिए 20,000 करोड़ वाली रॉयल्टी का 1,40,80,000 करोड़ तक एक कीमत गई, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें होता ये है कि इनके आधार पर जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो सर्विसेज बनते हैं, वो लोगों को महंगी मिलती है, तो आखिरकार तो लोग ही लूटे जा रहे हैं ना। तो एक कॉन्सेप्ट है। तो हुआ क्या इसमें कि कम दाम पर नहीं, मैक्सिमम दाम पर दिए, जो कम दाम पर देते थे और प्राइस है वो मैक्सिमम ले रहे थे, इसलिए साधारण प्रजा और लूटी जा रही थी। तो ये अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में सरकार को या तो जो प्रशासन कर रहे हैं, इनका क्लैरिटी होना चाहिए, लोगों के सामने क्लैरिटी रखनी चाहिए कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हम निसर्ग से लेते हैं उनमें हम कोई पैसा नहीं, सरकार नहीं लेगी, तो अपने आप सारे प्रोडक्ट हैं इनकी कीमत कम रहेगी, और कम रहेगी तो विदेश से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं
इनके प्रोडक्ट है, जो सही मायने में इनके अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट सस्ता मिल सकता है। यदि आपने रॉयल्टी ही ज्यादा ले ली तो कीमतें बढ़ जाएगी, देश का सामान कोई नहीं खरीदेगा और विदेशियों का सामान यहाँ बेचा जाएगा। तो देश हित में कौन सी पॉलिसी आवश्यक है, और ये पॉलिसी ट्रांसपेरेंट तो होनी चाहिए ना, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक किसी ये जो अकाउंट वाला है वो रिमार्क लिख देता है, इनके आधार पर प्रेस वाले टूट पड़ते हैं, लिख देते हैं इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, कोई न कोई आरोप लगाकर कोर्ट चला जाता है, 5-10 साल तक चलता है और फिर कुछ भी नहीं निकलता है। तो एक सोशल मीडिया में एक विषय चल रहा था कि जिसने आरोप लगाया वो मुख्यमंत्री बन गया, वो एक राज्यपाल बन गई, ऐसा करके जिन्होंने लाभ लिए उठाए और वो बन गए और इनके कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो छूट गए। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं देश में पूरे देश के नागरिकों के सामने जो घटनाएं घट रही है, नागरिकों को जिस तरह से जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो लोकतंत्र व्यवस्था काहे की, कहां पर लोकशाही है, लोकतंत्र व्यवस्था है, ये तो संपूर्ण साम्राज्यवादी लोकशाही व्यवस्था है, जिनमें एक बार वोट करने के बाद जो मतदाता है तो अर्जदार बन जाता है, एक भिखमंगा हो जाता है, और जिनके पास ये सारे पावर चले जाते हैं वो सम्राट हो जाते हैं। तो आज के जो चुनकर आने वाले लोग हैं, जो सत्ता में बैठते हैं, सिलेक्ट होकर ऑफिसर बनते हैं, वो तो सम्राट की तरह घूम रहे हैं, सम्राट की तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिनको नोटिस बजाना है नोटिस बजा देते हैं, कुछ नहीं निकला तो कह देंगे कोई हार नहीं मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट में 40 लोगों को सही ये जो चाहिए ये नहीं मिला, सही जो इंक्वायरी हुई नहीं हुई, इसकी वजह से 40 लोगों को बरी कर दिया। मतलब क्या है, आपको दंडित करना चाहिए, पुलिस वाले को दंडित करो, क्यों आपने नहीं सारे सबूत इकट्ठे किए, सबूत नहीं दे पाई पुलिस, इसलिए गुनहगार को छोड़ देते हैं। ऐसी न्याय व्यवस्था मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं देखी है। ये जो व्यवस्थाएं हैं इसलिए लोग परेशान है, पर लोगों को एक बैन करके रखा है कि पॉलिटिकल पार्टियों का प्रावधान संविधान में नहीं है। चुनाव आयुक्त ने, मिस्टर वर्मा ने 68 में एक ऑफिस ऑर्डर कर दिया और चुनाव चिन्ह के लिए इनको एक प्रायोरिटी दे दी। इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टियों की हाईकमांड टिकटें नक्की कर रही है, वो प्रत्याशी तय कर रही है, वो 4-5 प्रत्याशी होते हैं, उसमें से ही किसी को वोट देना पड़ता है। कश्मीर में एक चुनाव हुआ था, ये एमएलए को 7 वोट मिले थे, वो प्रत्याशी है वो प्रतिनिधि बन गया, घोषित हो गया। तो एक पूरी जो प्रक्रिया बना के रखी है, उस प्रक्रिया में लोगों के पास कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। इनके पास एक ही रास्ता बचा है कि मतदाता आगे आकर अपना प्रत्याशी तय करे, सिस्टम बनाकर अपने बूथ से कोई प्रतिनिधि को चुने और प्रतिनिधियों के आधार पर प्रत्याशी लाए, और इन व्यवस्थाओं में सिर्फ संचालक के बजाय इन व्यवस्थाओं में नियामक और नियंत्रक को लगाए तो पारदर्शी और जवाबदेहिता होगी। ये इसलिए जनता परेशान है कि आपका जो प्रश्न है इनका एक ही जवाब है कि जनता को ये वर्तमान सिस्टम से कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। 4 लोगों के लिए सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिशियन है, फिर अधिकारी लोग हैं, माफिया लोग हैं और धनपति जो इनके साथ जुड़े हैं। ये 4 लोगों की भलाई के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। मतदाताओं को लगता है कि भाई ये हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो इनको अपने प्रत्याशी तय करके उसको प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा और संसद में भेज दे और व्यवस्था को बदल दे, इनके अलावा कोई रास्ता नहीं। जी, आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे तो आरोप लगे हैं यही नेशनल हेराल्ड से केस से जुड़े हुए, लेकिन साथ में एक आरोप ये भी है कि व्यवसायिक की जो मीटिंग है वो सरकारी कार्यालय में की गई, जो कि गैर कानूनी है। जी जल्पा जी, जब मैंने पहले भी कहा कि ये जो कुछ होता है उसमें सरकारी जगहों का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता आया है, क्योंकि हमारे यहाँ हर बात में राजनीतिक दखल बहुत बढ़ चुकी है, और यही वजह है कि आज हर एजेंसी मतलब राजनेताओं के हाथ में खेल रही है, जहां अब पारदर्शिता या तटस्थता रही ही नहीं। अब जब कोई विपक्ष में होते हैं तो प्रजा के मुद्दे उठाना बहुत आसान काम होता है, क्योंकि सिर्फ आपको बोलना है, रैलियां निकालनी है, धरने करने हैं। लेकिन वही पक्ष अगर सरकार में आ जाता है तो वो वही करने लगता है जो पहले वाली सरकार करती आई थी।
और इसमें कोई वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। कांग्रेस भी वही कर रही थी, भाजपा भी वही कर रही है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब जनता के मुद्दे इतने जोर शोर से उठाए गए थे कि जनता को लगा था कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि महंगाई बढ़ गई और कुछ बिल्कुल तुगलकी मुद्दे ठोक दिए गए, नोटबंदी जैसे। तो वो सारा, और जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हम देखते हैं कि इतने आंदोलन हुए थे, खासकर अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन और निर्भया के वक्त उसके सपोर्ट का आंदोलन। लेकिन अगर दोनों वक्त हम कांग्रेस का रवैया देखें तो उनके नेताओं का क्या रवैया था? बिल्कुल पत्थर बन गए थे, ना सुन रहे थे ना बोल रहे थे। करोड़ों लोगों के आंदोलन की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची थी। और उस वक्त जो लोकपाल की बात थी तो वो तो ना भाजपा लाई और ना कांग्रेस लाई। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर अंकुश चाहिए ही नहीं। तो ये जो निरंकुशता चाहने की भावना है, वही इस सिस्टम को साम्राज्यवादी की ओर ले जाएगी। हम कहते हैं ना कि कहने को लोकशाही है लेकिन चुनते राजा हैं। नेता हमारे प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो राजा बन जाते हैं। तो वो जो फिर मनमानी करते हैं और अपने निर्णय ठोक दिए जाते हैं प्रजा पे। फिर वो प्रजा चाहे या ना चाहे, प्रजा के हाथ में क्या है? ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद वो सरकार बदले, पक्ष बदले, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों ही पक्ष सेम है, सिर्फ नाम अलग है, उनका रवैया वही रहता है। अब अगर हम देखें कि जैसे अभी बात हो रही है कि देशद्रोह के कायदे की उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है या सहिष्णुता नहीं रही है राजनेताओं को, लेकिन वही तो कांग्रेस ने भी किया था। जब सोनिया गांधी के वक्त में जब उनका कार्टून वगैरह बने थे तब कई कार्टूनिस्ट को जेल में भेजा गया था, और तब भाजपा ने हाय हाय तौबा मचाई थी कि हाँ, बोलने की आजादी नहीं है देश में। और वही अब वो भी कर रही है और अब कांग्रेस हाय तौबा बचा रही है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ा? क्या कुछ सुधार हुआ सिस्टम में? कहीं कुछ सिस्टम में सुधार नहीं हुआ है। तो और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ये आरोप ये केस दाखिल किया था, तो लेट मी से कि वो ऐसे इंसान हैं कि जो पहले सबूत इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो केस दाखिल करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उल्टी पड़ गई तो उनपे मानहानि का केस ठुक सकता है। मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ एक बार और उनके जानकारी से और उनसे काफी प्रभावित हुई हूँ। तो इतना तो मैं उनके बारे में कह ही सकती हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका इस्तेमाल किया गया है, बाद में उनको साइड ट्रैक कर दिया गया। उनकी जानकारियों का, उनके उसका कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने उनका उपयोग किया है। लेकिन हाँ, वो जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते हैं। और जहां तक है अपने पर्सनल फायदे की बात, तो ये हर नेता अपने अपने लेवल पे करता ही है। अब चूंकि आज कांग्रेस की बात निकली है तो मैं अब कांग्रेस की बात कहूंगी कि जैसे प्रियंका गांधी का बंगला है हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, अब वो भी काफी विवादों में रहा था जब बना तब से लेके, क्योंकि सारे के सारे नियम तोड़ मरोड़ दिए गए थे और इसमें दोनों पक्षों की सरकार शामिल थी, क्योंकि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस चला था 2007 से लेके 13 तक, शायद उससे भी पहले। तो उस वक्त बारी बारी से हिमाचल में भी सब भाजपा की भी सरकार आई थी, कांग्रेस की भी सरकार आई थी, और उसके लिए जो उनको इजाजतें देनी थी, एक तो हाई सिक्योरिटी जोन था, किसी और को वो इजाजत नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी को मिली। तो ये जो सारे हैं तो वो क्या है, अपना ओहदे का उपयोगी है और अपना जो नियमों को तोड़ मरोड़ करने की है। तो भाजपा वाले भी जानते हैं कि कल को अगर हमें भी हो सकता है कांग्रेस की जरूरत पड़ जाए, तो वो एक दूसरे के साथ मिली भगत चलती है, भाग बटाई होती है। हाँ, कभी कभी किसी को दबाव में लाना हो तो उसके ऊपर का एक केस ऊंचा कर दिया जाता है, नतीजा है ये मैं अपेक्षा रखती हूँ कम से कम। बाकी ये तो सारे राजनीतिक खेल हैं, चलते रहेंगे। जी जलपा जी। आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर 2012 की बात करें या 2015 के बाद जब ये केस दर्ज हुआ तो कांग्रेस ने इसके बाद खामोशी क्यों रखी? अगर आप जैसे बता रहे थे कि 90 करोड़ और ये 2000 करोड़ की संपत्ति, ये सब बातें मनगढ़ंत है, तो कांग्रेस को भी इसके ऊपर कड़ा इसका विरोध करके कहीं ना कहीं सामने आने की जरूरत थी।
दिनेश जलपा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2014 के अंदर ये केस ईडी का मतलब पहले इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन 2015 के बाद मोदी जी ने उन अधिकारियों को निरस्त करके नए अधिकारियों को लाकर ये जबरन केस बनाया जा रहा है। ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए साहस और संबल की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं या जिस तरह की लड़ाई इस देश में छिड़ी हुई है, से नहीं वो रह सकता ना। मतलब अगर कांग्रेस ने ऐसी कोई जलपा गलती जी, की नहीं है या फिर बिल्कुल कुछ गैर कानूनी कार्य नहीं किया है तो वो तो ऑन रिकॉर्ड होगा। कांग्रेस को तो सिर्फ उसे बाहर लेके आना है, पेश करना है। जलपा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता संविधान में विश्वास रखता है। अगर वो गुनहगार है तो उनके ऊपर उनको सजा मिलनी चाहिए। ये मैंने आपको स्पष्ट तौर से बोला। भाई, ये केस ईडी के अंदर चल रहा है। देखो, संविधान से बढ़कर नहीं जलपा जी है, नहीं दीपचंद राठौड़ है, नहीं ज्योति बहन है, लेकिन हमें संविधान को मानने वाली है, मानते हैं, और संविधान की प्रक्रिया जो आएगी वो उसको हम मान्य करेंगे। लेकिन आज जिस तरह की विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई शासन के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रही है। इसके लड़ने के लिए साहस और संबल की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई को पैसों कस लड़ाई लड़ी जा सकती है, जैसा कि सोनिया गांधी जी ने कहा है। हमारी विचारधारा ये कहती है कि 20% इस देश की आबादी, मतलब 15 करोड़ की आय आधी नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में हुई। हमारी विचारधारा वो कहती है कि आपसे कोई सवाल पूछे, आपसे कोई जवाब मांगे, आपसे कोई आपके खिलाफ बोले, उसे आप देशद्रोही बना देते हो, उस पे आप मुकदमा ठोक देते हो। ये अलग बात है कि कोर्ट में आप साक्ष्य पेश नहीं कर पाते हैं और बाद में आपको मुंह की खानी पड़ती है। और जलपा जी, नेशनल हॉलिड केस के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और अभी कह रहा हूँ कि ये जो केस है ये मनगढ़ंत और एक काल्पनिक है। ये केस को 2014 से पहले ही खत्म कर दिया गया था। ये मोदी जी ने अपनी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के अलावा और कुछ नहीं है जी। लेकिन 2014 से पहले जब आप जिक्र कर रहे हो तब तो कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी। तब अगर ये केस की फाइल क्लोज हो गई और पूरे सबूत है तो फिर ये मतलब फिर से कैसे इसकी शुरुआत हो सकती है? मतलब अगर जिस भी समय ये फाइल क्लोज हुई होगी, यानी कुछ तो सबूत होंगे कि नहीं, कांग्रेस के ऊपर जो भी आरोप है, ये आरोप जो है वो असत्य है। जलपा जी, ये आरोप राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के अलावा और कुछ नहीं है। तथ्य आपके सामने होंगे, कोर्ट में केस चलेगा। अगर मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इनके पास साक्ष्य नहीं है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आप इंतजार के, वो बताएगा, क्योंकि 2024 का ये सिर्फ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज करने के लिए सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया और कुछ नहीं है। जलपा जी आपकी और उर्वी जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पक्ष की बात करें तो कांग्रेस जब सत्ता में थी उस समय भी, भाजपा जब विपक्ष में थी तब भी कई आरोप लगते थे, जिसके बाद भी अक्सर जिक्र किया जाता है कि कांग्रेस का काल में ये कांड हो गया या फिर ये प्रकरण था। ये साबित कैसे होगा और कौन करेगा? न्याय तंत्र करेगा। न्याय तंत्र कोई राजकीय व्यवस्था नहीं है। न्याय तंत्र अपने बल पे चलता है, वो संविधान के बल पे चलता है। अभी जो मैटर आप अभी बात कर रहे हो वो 10 साल से अभी सिस्टम में है। वो पटियाला कोर्ट से शुरू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गई, इनकम टैक्स की एपेलेट ट्रिब्यूनल तक गई, फिर उसके बाद वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आई। तो सभी के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से उनको जो लगा कि उनको क्या अभी सत्य जानने के लिए करना है वो कर रहे हैं। और सरकार की बात कर रहे हो कि ये संस्थाएं क्या सरकार की कठपुतली है, ऐसा वो कहना, जुडिशियल सुधार के बारे में बोलना, ये सब बहुत आसानी से बोला जा सकता है। लेकिन किसी संवैधानिक संस्था को जिस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंची हुई है वो सरकार की कठपुतली बताना, वो कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे ख्याल से।
और लेकिन ऐसी उर्वी जी जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी तब ये आरोप तो विपक्षों द्वारा भी लगते थे तब के। हमारा हमारा जो रवैया जी विपक्ष का तो ठीक है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो न्याय तंत्र के प्रत्येक हमारी कर्तव्य परायणता है। हमारे जो भी इम्पेंडेंसीज है, जो भी पुराने लंबे केसेस राष्ट्रहित के वो खींचे के आ रहे हैं, जिसमें बाधाएं डालने का काम किया है, उसमें वो निकाल कैसे आए, सच्चा निकाल कैसे आए, उसके लिए क्या सब्सटेंस देना है कोर्ट को, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमने कर्तव्य किया है। 1888 से राम मंदिर का केस चल रहा था और सरकारों ने बाधाएं डालने का काम किया था। वो हमने 95 साल के एडवोकेट पराशरन जी को सत्य के आधार पे, आर्कियोलॉजी के आधार पे हमने कोर्ट के सामने रखे और उसके आधार पे इन्होंने कमिटी फ्रेम की, टाइम बाउंड वो प्रोजेक्ट दिया और उसका जजमेंट आया। तो जो 135 साल से पुरानी एक मैटर थी, उसको हमारा कर्तव्य समझ के सच्चाई को पेश करके हमने उसका निकाल किया है। हमने और भी काफी सारी जितने आरोप प्रक्रियाओं पहले में कांग्रेस पर लगे हैं, जितने कांड के, उसकी भी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, न्याय तंत्र के सामने या वो सिर्फ जो एक भी मुद्दा था चुनावी? जलपा जी, ऐसा है कि जी न्याय तंत्र जो है वो फरियाद के आधार पे चलता है। जी जैसे ज्योति जी ने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है वो जी बड़े अभ्यासु है, जी वो अपने इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली वो जांच करके फिर वो कोर्ट के सामने रखते हैं। तो न्याय तंत्र के सामने आप जो रखते हो उसके ऊपर काम होता है। तो जो भी बातें पेश भाजपा ने की जिन जाएगी, जिन कांड के आक्षेप लगाए थे, मतलब कुछ तो तथ्य होगा, ऐसे तो भाजपा ने यूं ही तो स्टेटमेंट नहीं दिया होगा, कुछ रिसर्च उनके पास भी होगा। जी, कोई भी इतनी सत्ता पक्ष में जो पार्टी है वो जी कोई भी जुडिशियल मैटर में कोई भी बयान करने से पहले थोड़ी सच्चाई तो वो जानती है ना। जी, लेकिन जब भी आक्षेप किए गए होंगे तब सच होंगे, तभी किए गए होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। तो फिर उसकी पूरा तथ्य बाहर क्यों नहीं आता है? मतलब भाजपा भी अभी खामोश क्यों? जैसे 2G कांड की बात कर ले या कोयले कांड की बात कर ले या और भी कांड। उर्वी जी, आरोप और परिणाम के बीच में तथ्य होते हैं और जी तथ्य की जांच बिल्कुल न्याय तंत्र करती है। अभी जी इसी बिल्कुल प्रक्रिया के तहत आज ये समन निकला है। जी तो इसमें क्या तथ्य आएगा वो हमें पता चलेगा, जी उसी के आधार पे आगे प्रक्रिया होगी। जी, लेकिन प्रक्रिया काफी लंबी हो गई। जी दीपचंद जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? जलपा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये नहीं तो संविधान में भरोसा रखते हैं, नहीं तिरंगे में भरोसा रखते हैं। कर्नाटक के इनके एक मंत्री जो येदियुरप्पा, वो खुले मंच पे कहते हैं कि संघ का जो भगवा झंडा है उसको राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाए। जी तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो आज जो बीज बो रहे हैं इसको काटना किस तरह मुश्किल होगा। ये आज पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम मस्जिद, इससे देश नहीं चलता। जलपा जी, ठीक है कि उन्होंने 100 साल के इतिहास को उजागर करा, अरे भाई आप भूतकाल में मत जाइए ना, आप भविष्य वर्तमान काल की जो पोजीशन है उसके ऊपर बात करिए, पर ये पीछे जा रहे हैं। और मैं इस पर तौर से कहता हूँ जलपा जी, इस तरह के सामुदायिक भावना को भड़काते हैं तो देश की राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है, या देश का कोई उपकरण ये बेचने की तैयारी करते हैं या वो बेच चुके होते हैं। आज इनसे ये पूछे आपके लिए भगवा बड़ा है कि तिरंगा बड़ा है? आपके मंत्री को आप बर्खास्त करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप आज सत्ता में बैठे हो, इसलिए आपको वो आदमी अच्छा लग रहा है। और आप नहीं तो राम के हो, आप किसी के भी नहीं हो, नहीं जनता के हो नहीं राम के हो। आपने राम के नाम पे भी हमने देखा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 मिनट में 16.5 करोड़ में बिक जाती है। तो इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की जेब में है, इसलिए उनके इशारों पे काम कर रही है। ये मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इनके हथकंडे हैं जलपा जी, और कुछ नहीं है। जी उर्वी जी, आप जलपा कुछ जी कहना चाह रहे थे? जलपा जी, जो दीपचंद जी ने बताया कि हम तिरंगा में भरोसा नहीं करते,
कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं करते तो आप ये अपने मेरे मंत्री को ख्याल बर्खास्त से करिए सर, मैं मांग बीच में करता हूँ मत ये आपसे। बीच में मत बोलिए, आपका भी अपॉर्चुनिटी आएगा तब आप बोलिए। आप बोले थे तब हम सुन रहे थे आपकी बात दीपचंद जी। अभी जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि हमें तिरंगा में भरोसा नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं है, तो ये तो आप ये बोल के आपके विधान खुद गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक विधान आप जाहिर मंच पे कर रहे हो। वो आप जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहिए कि क्या है आपके खुद के तिरंगा, सांसद और खुद के क्या मंत्री क्या एक संविधान है। इसके ऊपर भी तो ये तो दिखाने ये के तो तैयार हूं। आप ये तो आप आपके बयान ये कितना जायज नहीं बोलोगे। आपके बयान ध्वज को कंटेम्प्ट, बदलने आप की बात अपमान करना कर रहे हो, कितना जायज? आप भगवा बड़ा है अपमान कि कर रहे तिरंगा हो। बड़ा है? आप अपनी आप पैंट दिखा, तिरंगा का ये सवाल पूछ के आप तिरंगा का अपमान कर रहे हो। ये सवाल पूछ के आप संविधान का अपमान कर रहे हो। उर्विश जी, जलपा जी, आप नेता के इस तरह बयान को आप सही इस तरह मानते हैं के- या गलत मानते हैं, आप इतना तो नाम बता डालिए दीजिए। यूट्यूब पे, इस यूट्यूब तरह पे के नाम निवेदन डालिए, पर उसको आप नियंत्रण बर्खास्त जरूरी करोगे है। कि नहीं करोगे? ये मैं मांग करता कंटेम्प्ट हूँ। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जलपा जी, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है। आप, मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे केएस येदियुरप्पा का नाम डालिए, वो ज्ञान दे रहे हैं और बाइट दे रहे हैं। आपको विरोध के अलावा कुछ एक भी ठोस मुद्दा आपको मैंने आपने 8 सच्चाई साल बताई में- लेकिन तो आप उसमें घबरा गए। बात करेगा तो मैंने विरोध आपको होगा। सच्चाई बता, आप घबरा गए, आपके पास जवाब नहीं है, आप सिर्फ बातों को घुमा रहे हो इधर उधर। आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हो ठीक है, और फिर आप बोल रहे मैं हो ठीक है, बिल्कुल उम्मीद जिम्मेदारी करते से हैं कह कि रहा जहाँ से ये हूँ, उसी बात साहब हुई है, बिल्कुल वहाँ आप पे यूट्यूब के अंदर बात कर रहे जाइए, हो। उस आपके बर्खास्त डाला सांसद जाए। मंत्री को उसको बर्खास्त कीजिए। मैं मांग कर रहा हूँ ये। आप बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान कर रहे हो। किसने किया उर्विश जी? मैं आपको चंद यूट्यूब जी पे को बोल दिखाता रहे हूँ। हो या जिन नेता ने ये बयान दिया? अभी की मैं बात कर रहा हूँ। जी। आई एम नॉट उर्विश टॉकिंग जी। अबाउट द पेरिफेरल मैटर्स। आज हम जो डिस्कस जी। कर रहे हैं सोनिया जी और राहुल जी के जी। ऊपर जो ईडी का समन्स है, उसका जी। क्या रूट कॉज है, वो जी। क्या प्रक्रिया है, और जी। उसके आधारित हम सुधार की बातें हम कर रहे हैं, और जी। उसमें हम आरोप और जी, भी और आरोप उम्मीद करते लगा हैं कि रहे भाजपा द्वारा जितने भी कि आरोप लगे, तिरंगा के भाजपा ऊपर उसे एक साबित कर भी पाएगी, तिरंगा क्योंकि लोगों को तो तिरंगा जानना के- है कि सच्चाई क्या है। तिरंगा के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। ये इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, इससे ज्यादा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इनएडिक्वेसी नहीं हो सकती। जलपा जी, आपको भी मैं विनती करता हूं कि इस तरह के जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, जो कंटेम्प्ट के कॉम्पेटिबल होते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखिए। जी, लेकिन भाजपा को भी तो नियंत्रण रखना होगा कहीं ना कहीं, और हर राजकीय पक्षों को। मतलब तिरंगा ही बदलने की बात करना, उसे भगवे में कन्वर्ट करना, वो भी जायज नहीं है। चलो ठीक है, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। वैसे उर्विश जी कुछ बताना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी उर्विश जी, बता दीजिए। जी उर्विश हमारा जी, आप कुछ सबका बता रहे हैं। न्याय तंत्र में विश्वास है। जी जो भी प्रक्रिया होती है इसके तहत, उसमें भी हम सहकार के माध्यम से सच्चाई के लिए हम करते हैं, और जो भी सुधार की आवश्यकता है वो हमारा सबका राष्ट्र निर्माण, आपका भी प्रकल्प है, इनका भी प्रकल्प है, और हमारा भी प्रकल्प है। जी। वो कहीं उर्विश जी राजनीतिक कौन है? ध्यान दीजिएगा उर्विश जी इस बात पर, कौन है? क्योंकि भाजपा जो है मैं वो मांग राष्ट्रहित करता हूं, को उनको आगे बर्खास्त करके करेंगे? चलती पार्टी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दाव उल्टा पड़ जाए। जी, हम ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरह ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से स्टेटमेंट आया कि हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, और दूसरी तरफ आरोप भी लगाया गया कि ये तानाशाह डर गया है, यानी उनका सीधा कहीं ना कहीं आक्षेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। अब मुद्दा यह है कि हर बार हम जानते हैं कि आक्षेप प्रति आक्षेप होते हैं, लेकिन क्या कोई आक्षेप कभी साबित भी हो पाएगा? शायद मामला भी दर्ज हो जाए, उसकी सुनवाई की शुरुआत भी हो जाए, लेकिन फिर सालों साल तक वो मुद्दा पता नहीं कहां गुम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए,
तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।